मतदार यादीमध्ये काहीतरी चुका आहे, घोळ आहे, फेक मतदार आहेत आणि लोकसभा निवडणुकीच्या नंतर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत वोटरमध्ये खूप असा वाढ झाला होता, मतदार खूप वाढले होते। राहुल गांधींनी स्वतः या विषयावर एक पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन केलं। कधी ते सांगत होतं की महाराष्ट्रात 70 लाख पेक्षा जास्ती वोट वाढलेत दोन निवडणुकीच्या दरम्यान। कधीतरी त्यांनी सांगितलं की 50 लाख किंवा 55 लाख, कधीतरी सांगितलं की 40-42 लाख, 24-25 लाख पण त्यांनी सांगितलं। आणि त्यांचा जो एक फेक नॅरेटिव्हचा जाळ आहे, त्या जाळमध्ये महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष पण अडकलेले आहेत असं आम्हाला वाटतो। मी एक विषय स्पष्ट करून देतो की मतदार यादीमध्ये सगळे नाव ठीक आहेत, एकही फेक वोटर नाही आहे असं आम्ही सांगत नाही, पण तो मतदार यादीमध्ये जे काही घोळ आहे, जे काही चुका आहे, त्याच्या मागे कोणी एक मोठा कट कारस्थान आहे, कुठल्या राजकीय पक्षातर्फे असा होत आहे। हा जो अप्रोच आहे तो चुकीचा आहे। TN शेषन पासून मतदार यादी आणि वोटर आयडी मध्ये आम्ही बघत होतो की पुरुषाचं नाव समोर स्त्रियांचा फोटो, स्त्रियांचं नाव समोर पुरुषाचा फोटो, वडिलांचं नाव त्यांच्या समोर त्यांच्या मुलगाचा फोटो, मुलगाचं नाव वडिलांचा फोटो। तो हा एक मशीन ची चुका आहे, तांत्रिक चुका आहे आणि या चुकाच्या विरोधात बोलायला पाहिजे, या चुकाच्या विरोधात कॅम्पेन चालवला पाहिजे आणि निवडणूक आयोगावर पूर्ण एक प्रेशर टाकायला पाहिजे। जेव्हा तुम्ही सांगता की याच्यामध्ये सत्ता पक्ष च्या काही कट कारस्थान आहे आणि त्यांच्या बिहाफवर निवडणूक आयोग फेक मतदार, फर्जी मतदार, बोगस मतदार रजिस्टर करतो आणि त्यांच्या काहीतरी इस्तेमाल करून, त्यांच्या मतदानाचा इस्तेमाल करून त्या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पक्षाला फायदा देतात, हा नॅरेटिव्ह चुकीचा आहे। परवा जो उबाठाचे युवराज आहेत त्यांनी असाच एक बोंबाबोंब केला आणि राहुल गांधी प्रमाणे त्याने पण एक पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन दिलं। त्या प्रेझेंटेशन म्हणजे एक बोगस प्रेझेंटेशन आहे। त्यांनी सांगितलं त्यांच्या वरळी विधानसभा मतदारसंघात एकूण 11,000 वोट मतदार वाढले आहेत। म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी एप्रिल 2024 मध्ये जो एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश झाला होता, त्यापासून ऑक्टोबर 2024 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी जो दुसरा ड्राफ्ट रोल, इलेक्टोरल रोल पब्लिश झाला, त्याच्यामध्ये तफावत आणि मोठा तफावत आहे। आणि त्या आधारावर त्यांनी सांगितलं की फक्त 6 महिन्यात 11,000 नवीन वोट आले। त्यांनी असं पण सांगितलं की या नवीन वोटमध्ये, मतदारमध्ये खूप सारे फेक वोटर आहेत। त्यांनी एकच ऍड्रेसवर सांगितलं की 34 किंवा 38 मतदार आहेत। एक घसीटाराम हलवाईचा मिठाईचा कारखाना आहे, त्याच्यामध्ये पण खूप आहेत, किती आहेत त्यांना माहीत आहे। पण मग त्यांना एकच सांगू इच्छितो की याच्यामध्ये निवडणूक आयोगाचा काहीही दोष नाही, कुठल्याही पक्षाचा कट कारस्थान नाही। एका घरामध्ये, एका झोपड्यामध्ये जेव्हा लोक राहतात, समजा त्यांचा झोपडा अनऑथराइज आहे, तरीही त्यांच्या नाव वोटर लिस्टमध्ये जातो आणि त्या आधारावर त्या झोपडा समजा अनऑथराइज्ड आहे, त्याला बाजूच्या बिल्डिंगच्या नाव, बाजूच्या कोठी घराच्या नाव बरोबर जोडून ते एक जो ऍड्रेस आहे आयडेंटिफाय करतात। खूप सारे मुंबईमध्ये असा रेस्टॉरंट आहेत, रेस्टॉरंट चालवणारे लोकांचे कारखाने आहेत, त्याच्यामध्ये काम करणारे कामगार असतात आणि त्या कामगाराचं नाव त्याच ऍड्रेसवर होतो। म्हणजे
तो ऍड्रेस करेक्ट आहे, त्या ऍड्रेसवर राहणारे लोक किंवा काम करणारे लोक पण करेक्ट आहेत. हा, तुम्ही सांगू शकता की एवढे जे लोक आहेत याच्यासाठी निवडणूक आयोग तर्फे काही एक वेगळी व्यवस्था केली पाहिजे, पण ती याच्यामध्ये काहीही फेक नाही आहे. आणि तुम्ही सांगता की तुमच्या मतदारसंघात 11,000 मतदार वाढलेत 2 निवडणुकीच्या दरम्यान. मी यांना सांगू इच्छितो की संपूर्ण मुंबईत एकूण 36 विधानसभा मतदारसंघात प्रत्येक मतदारसंघात असेच मतदारांची संख्या वाढलेली आहे 2 निवडणुकीच्या दरम्यान. मी लोकसभाप्रमाणे एक आकडेवारी तुम्हाला देऊ शकतो. एप्रिल 2024 पासून ऑक्टोबर 2024 पर्यंत या अवधीच्या दरम्यान एकूण 2 लाख वोटर मुंबईमध्ये वाढले होते. एक्झॅक्ट फिगर म्हणजे 1.98 लाख. ऍव्हरेज प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात 5,500-6 हजार वोटर वाढलेले आहेत. यांच्या मतदारसंघात बहुतेक 11,000. तो पण आता चेक करायला पाहिजे एकूण किती आहेत एक्झॅक्ट. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतदारांची संख्या वाढली म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी एक बोगस मतदार आहे, कोणी बोगस काम केलेलं आहे आणि मतदार याद्यांमध्ये चुका आहे. जर तुम्हाला असं वाटत आहे तर तुम्ही याद राखा, नोव्हेंबर 2024 मध्ये जेव्हा असेंब्ली इलेक्शन झाला, विधानसभाच्या निवडणुकी झाली मुंबईमध्ये तुमचे 10 आमदार निवडून आले होते. तो जर सत्ता पक्षाने काहीतरी कट कारस्थान करून स्वतःसाठी मतदारांची संख्या वाढवली, तुमचा असा आरोप आहे, तर तुमचे आमदार कसं निवडून आले, तुम्ही कसं निवडून आला. दुसरा, जर तुम्हाला असं वाटत आहे की मतदार यादीत घोल आहे, मतदार यादीत मोठा घोटाळा झालेला आहे, तर तुमच्या आतमध्ये जर थोडाफार पण नैतिकता आहे तर तुम्ही एक नैतिक स्टँड घ्या, मोरल स्टँड घ्या आणि सांगा की मतदार यादीमध्ये चुका आहे, आम्ही हा निवडणुकीत स्वीकार करत नाही. तुमच्यामध्ये हिंमत असेल तुम्ही तुमच्या पदापासून राजीनामा द्या. सर्व 10 आमदारांना सांगा राजीनामा देण्यासाठी. जर तुम्हाला असं वाटत आहे की ऑक्टोबर 2024 मध्ये जो मतदार यादी जाहीर झाली होती, जो इलेक्टोरल रोल पब्लिश झाला होता, त्याच्यामध्ये काही घोल होता, चुका होता आणि तो दोषपूर्ण होता, तर तो दोषपूर्ण मतदार यादीवरून तुम्ही निवडून आला ना, तथा तुम्ही एवढा मोरालिटीची गप्पा मारता, तर तुम्ही तुमच्या पदापासून राजीनामा द्या आणि सांगा की जोपर्यंत मतदार यादीमध्ये जो चुका आहे दूर होत नाही तोपर्यंत आम्ही निवडणुकी लढणार नाही. एकदा मतदार यादीमध्ये चुका दूर करा, रिमूव्ह करा, त्यानंतर आम्ही निवडणुकीमध्ये उतरणार. अशी हिंमत आहे का? अशी हिंमत नाही आहे तुमच्या. तुम्ही फक्त एक नरेटिव्ह, फेक नरेटिव्ह चालवता आणि जो मतदार आहेत त्यांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता. आणि हा जो तुमचा फेक नरेटिव्ह आहे त्याला मुंबईमध्ये राहणारे जो मतदार आहेत ते कदापि स्वीकार करणार नाही, कारण तुमचा नरेटिव्ह चुकाचा आहे. तुम्हाला जर निवडणुकीमध्ये लोकांच्या मत पाहिजे, आम्ही तुमचं स्वागत करतो, पण तुम्ही लोकांमध्ये जा, लोकांबरोबर बसून चर्चा करा. त्यांच्या विकासासाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी तुम्ही काय करू शकता, काय करायला पाहिजे याच्यावर काम करा. पण तुम्ही निवडणूक आयोगावर आणि निवडणूक प्रक्रियावर ज्याप्रमाणे आरोप करता, टीका करता, तो एकदम चुकीचा आहे आणि तुम्ही मिसगाईड झालेला आहात, ज्याप्रमाणे तिकडे काँग्रेस मिसगाईड झालेली आहे. निवडणुकी आयोगावर ते सांगतात, निवडणुक आयोगावर आम्ही आरोप लावतो, ते कशाला जबाब देतात? सत्ताधारी पक्ष लोक कशाला जबाब देतात?
भाजपचे लोक कशाला जबाब देतो, आम्ही कशाला जबाब देतो? आमचा निवडणूक आयोग आमच्या देशाचा निवडणूक आयोग आहे, ते पाकिस्तानच्या निवडणूक नाही आहे की कोणी आरोप लावला आम्ही गप्प बसू. निवडणूक आयोग म्हणजे तुम्ही जेव्हा तुम्ही निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करता तेव्हा तुम्ही या देशात जो निवडणूक प्रक्रिया चालू आहे त्या प्रक्रियावर संशय प्रकट करता. आणि ही जो प्रक्रिया आहे ही प्रक्रिया भारताचा जो राज्य घटना आहे त्या घटनाच्या आधारावर चालू आहे. प्रक्रियामध्ये काही दोष होऊ शकतो, काही कमी होऊ शकतो, याला दूर केला पाहिजे. पण संपूर्ण प्रक्रिया बेकार आहे आणि व्यर्थ आहे. हा जो एक नॅरेटिव्ह चालू आहे तो एकदम चुकीचा आहे. आम्ही याचा निषेध करतो, विरोध करतो. आणि तुम्हाला सांगू इच्छितो की हा जो चुनावी प्रक्रिया आहे, निवडणुकी प्रक्रिया आहे, या प्रक्रियामधून सरकार आलेली आहे निवडून. तुम्ही जेव्हा सांगता की हा निवडणूक प्रक्रिया एकदम बेकार आहे, फेक आहे, याच्यामध्ये काहीतरी घोल आहे, घोटाळा आहे, म्हणजे सरकार जो आज महाराष्ट्रात आहे, देशात आहे, तो सरकार हा एक चुकीची निवडणूक प्रक्रियामधून निवडून आलेली आहे का? आणि याच्यासाठी आमची जबाबदारी आहे की तुम्हाला सांगू इच्छितो, तुम्हाला सांगायला पाहिजे की जे काही तुम्ही एक फेक नॅरेटिव्ह चालवता हा देशाच्या विरोधात आहे, देशाची लोकशाहीच्या विरोधात आहे, देशाच्या राज्यघटना संविधानच्या विरोधात आहे. आणि देशाची जो लोकांनी मतदारांनी या देशाचे मतदारांनी जो सरकार निवडून आणला त्या मतदारांचा अपमान आहे. तुम्ही मतदारांचा अपमान करता, देशाचा अपमान करता. या देशामध्ये जो संवैधानिक प्रक्रिया चालू आहे, घटनात्मक प्रक्रिया चालू आहे, तो प्रक्रियाचा अपमान करता. यासाठी आम्ही तुमचा जो फेक नॅरेटिव्ह आहे त्याचा भंडा फोडतो आणि त्याच्या विरोधात आम्ही उभे राहतो आणि उभे राहणार. आता उबाठाचे जो प्रमुख आहेत, तुम्हाला लोकसभा प्रमाणे जर आकडा देऊ का? चालेल. मुंबई नॉर्थ मध्ये 2 निवडणुकीमध्ये 42,303 वोटर वाढले. मुंबई नॉर्थ मध्ये, उत्तर मुंबईमध्ये. उत्तर पश्चिम मध्ये 40,465 वोट वाढले 2 निवडणुकीमध्ये. आणि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल मध्ये 41,015 म्हणजे 40,000च्या आसपास उत्तर मध्यमध्ये वाढले. उत्तर मध्यमध्ये कोण जिंकला, कोणी जिंकला, त्यांचे आमदार आलेत की नाही तिकडे. उत्तर पूर्व मुंबई नॉर्थ ईस्ट मध्ये 27,000 वोट वाढले 2 निवडणुकीच्या दरम्यान. याचप्रमाणे मुंबई साऊथ मध्ये 25,790 वोट वाढले 2 निवडणुकीच्या दरम्यान. आणि मुंबई साऊथ सेंट्रल मध्ये 21,626 21,626 वोट वाढलेत 2 निवडणुकीच्या दरम्यान. हा एक आकडेवारी आहे. माझी अशी इच्छा आहे की मी तुम्हाला तुमच्या बरोबर शेअर करू. तो फायनल स्टेटमेंट म्हणजे 2 निवडणुकीमध्ये फक्त 2024 मध्ये मतदारांची संख्या वाढली असं नाही आहे. 2004 मध्ये निवडणुकी झाली होती लोकसभाची एप्रिल मे मध्ये, आणि ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये विधानसभा झाली. तेव्हा पण असाच वोटर वाढले होते, असाच पर्सेंटेज होती. 2004 पासून 2009 मध्ये पण असा झाला, 2014 मध्ये पण असा झाला, 2019 मध्ये पण असा झाला, आज 2024 मध्ये पण असं झाला. का? कारण जेव्हा निवडणुकी येतो ना, तर निवडणुकीच्या पूर्वी निवडणूक आयोग तर्फे नवीन मतदारांना रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी एक कॅम्पेन सुरू होतो. आणि ते कॅम्पेन मध्ये सर्व पॉलिटिकल पार्टीचे लोक भाग घेतात, सहभाग घेतात. आणि ते स्वतःचे कार्यकर्ता ज्यांच्या नाव राहिलेलं आहे त्यांच्या नाव ते टाकतात. आणि इलेक्शन कमिशन, निवडणूक आयोग त्यांना सपोर्ट करतो, त्यांना एनकरेज करतात. हा एक आमच्या देशामध्ये लोकशाहीला सफल, कामयाब यानी यशस्वी करण्यासाठी एक अभियान आहे. आणि या अभियानाला तुम्ही बदनाम करता, या अभियानाचा तुम्ही अपमान करता. आणि या अभियानाचा अपमान करण्याचा जो तुमचा एक कार्यक्रम आहे, आता तुम्ही बंद करा. याच्यावर कुठेतरी तुम्ही आता थांबवा. आणि जे काही मतदार आहेत त्याच्यामध्ये जर काही एक
फेक आहेत, दुबार मतदार झालेले आहेत, रिपीट झालेले आहेत, त्यांच्यावर एक्झॅक्ट काय आहे तुमची इन्फॉर्मेशन तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे जा आणि द्या त्यांना. ते काढतील, ते डिलीट करतील, त्यांची जबाबदारी आहे. पण असाच उगाच एक फेक नरेटिव्ह चालण्याचा जो एक प्रकार चालू आहे तो आता थांबवायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. दुसरा एक अखेरच्या बोलतो. अखेरचा विषय आहे, उबाठाचे प्रमुखांनी सांगितलेलं आहे की जर तुम्ही मतदार याद्यामध्ये सुधारणा नाही केलं, तुम्ही बघतो इकडे निवडणूक कसं होईल. म्हणजे तुम्ही निवडणूक आयोगाला धमकी देता. म्हणजे तुम्ही या देशाचे जो संवैधानिक प्रक्रिया आहे तो प्रक्रियेला तुम्ही धमकी देता. म्हणजे तुम्ही एका हातात तुम्ही संविधानचे लाल किताब घेता आणि संविधानची रक्षा झाली पाहिजे, संविधान बचाव मोर्चा काढता, आणि जो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसेस चालू आहे त्याला तुम्ही धमकी देता. उबाटाचे प्रमुख, मनसेचे प्रमुख दररोज सांगतात फेक मतदार आहे, फेक मतदार आहे. तुम्ही निवडणुकीत आला का? तुम्हाला भीती वाटत आहे का? तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही पडणार? जर तुम्हाला तुमच्यामध्ये एवढाच एक तुम्हाला असं वाटतो की मतदार यादीमध्ये एवढा चुका आहे, तर तुम्हाला माहित पडला पाहिजे की सुप्रीम कोर्टच्या आदेशानुसार 31 जानेवारीपर्यंत महाराष्ट्रात संपूर्ण लोकल बॉडी इलेक्शन, मुंबई कॉर्पोरेशन पासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सर्व निवडणूक करायच्या आहे असा आदेश शासनाला सुप्रीम कोर्टने दिलेला आहे. आणि जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टचा आदेश आहे तोपर्यंत आम्ही बांधिलकी आहोत आणि आम्हाला निवडणुकी करायच्या आहे. तुमच्यामध्ये जर हिंमत असेल तर तुम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये जा. कारण तर निवडणुकीची तारीख बदलण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त सुप्रीम कोर्टकडे आहे. आणि तुम्ही ज्या सुप्रीम कोर्टमध्ये सांगा, दाखवा तुम्ही तुमच्याकडे जे काही फॅक्ट आहे, जे काही तुमच्याकडे पुरावा आहे की मतदार यादीमध्ये एवढा घोळ आहे. तो हा करत नाही. निवडणूक आयोगकडे लेखी स्वरूपात काही देत नाही, सुप्रीम कोर्टमध्ये जात नाही. फक्त असाच एक नरेटिव्ह, फेक नरेटिव्ह तयार करण्यासाठी बोंबाबोंब चालू आहे आणि तो बोंबाबोंबचा आम्ही विरोध करतो असं आम्हाला सांगायचं आहे. एक अखेरची गोष्टी सांगून संपवतो. महाराष्ट्रात पूर्वी 9.5 कोटी करोड वोटर होते. एक्झॅक्ट फिगर म्हणजे 9.52, 9,52,00,000. आता जुलैमध्ये जो निवडणूक जो इलेक्टोरल रोल पब्लिश झालेला आहे त्याच्यामध्ये 9,84,00,000 वोटर झालेले आहेत. म्हणजे 30-32 लाख वोटर वाढलेले आहेत. याच्याबरोबर तुम्ही प्रश्न उपस्थित करणार का? आणि करायचं आहे तर तुम्ही 32 लाख वोटरांची यादी घ्या आणि त्याच्यामध्ये शोधा कुठे चुकी आहे. आणि त्यानंतर तुम्ही निवडणूक आयोग किंवा सुप्रीम कोर्टमध्ये जा. पण उगाच असा फेक नरेटिव्ह चालू नका असं आमची विनंती आहे. आम्ही तुमच्या फेक नरेटिव्हचा विरोध करतो. बोला. एकीकडे आदित्य ठाकरे मतदार यादीमध्ये घोष सांगतात, दुसरीकडे ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत उद्धव ठाकरे यांनी संसदेत केले आहे आणि त्यांनी सांगितलं आहे की निवडणूक आयुक्तांना शिक्षा झाली पाहिजे. तुमची आपली भूमिका आहे. पहिले ते पण ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित करत होते, आता यादी आणि एक खूप वेळापासून आमच्या देशात ईव्हीएमवर शंका प्रकट करण्याची एक प्रथा होती. आम्ही पण त्याच्यामध्ये सामील होतो एकदा. आणि असं त्यांनी सांगितलं की ईव्हीएम मध्ये दोष आहे, ईव्हीएम मॅनिप्युलेट होत आहे, ईव्हीएम मॅनेज होत आहे. आता मी बघतो की ईव्हीएम मागे गेलेला आहे आणि मतदार यादीवर पूर्ण जोर आहे. म्हणजे तुम्ही का निवडणुकी हारता, तुम्ही निवडणुकीमध्ये का पडता, तुमचा पराभव का झाला, याच्यासाठी मतदार यादी किंवा ईव्हीएम दोषी नाही आहे. तुमचा वर्तन दोषी आहे, तुमचा व्यवहार दोषी आहे, तुमचा पब्लिक बरोबर जो कनेक्ट आहे तो तुटलेला आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला लोक नकारत आहेत. तुम्ही चांगला विषय, लोकांच्या कल्याण आणि भल्यासाठी विषय हातात घ्या, लोकांमध्ये जा, लोक तुमच्या बरोबर उभे राहणार. पण मतदार यादी किंवा ईव्हीएम वर शंका प्रकट करणं म्हणजे बेवकूफी आहे, मूर्खपणा आहे. 2 दिवस आधी अमित शहा मुंबईत आले होते, त्यांना उद्धव ठाकरे यांना बंड असा उल्लेख केला आहे.
एकदम खालच्या अस्तरचा एक आरोप आहे किंवा टीका आहे. महाराष्ट्रात जे काही राजकीय संस्कृती आहे त्याच्यामध्ये आम्ही कोणीही कोणाबरोबर अशी भाषाचा इस्तेमाल करत नाही, वापर करत नाही. अमित शहाजी भारताचे गृहमंत्री आहेत, ते चांगला काम करत आहेत. नक्षलवाद संपण्याचा जो त्यांचा एक निर्धार आहे तो हळूहळू एक मकामवर पोहोचत आहे, येत आहे आणि मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद मुक्त भारत होईल असं त्यांच्या नेतृत्वात एक काम चालू आहे. 370 हटविण्याचा आणि एकदम कडक अशी भूमिका घेणारा एक माणूस असा गृहमंत्री बद्दल तुम्ही सांगता तुम्ही एनाकोंडा आहात. तुमच्या बरोबर भाजपवाल्यांनी तुमच्याबद्दल भाजपवाल्यांनी काय सांगितलं, तुम्ही अजगर आहात. आमचे नेते एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं तुम्ही अजगर कोबराप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकाची जो तिजोरी आहे त्याच्यावर कुंडली मारून बसलेले आहात. तुम्हाला मुंबई महानगरपालिका पाहिजे कशासाठी? पुन्हा खिचडी घोटाळा करण्यासाठी, पुन्हा कोविड घोटाळा करण्यासाठी, मिठी नदी घोटाळा करण्यासाठी? फक्त गैर मराठी कंत्राटदारांचा लॉबी चालवण्यासाठी? तुमच्या राज्यात तुमची जेव्हा सत्ता होती मुंबई महानगरपालिकामध्ये तेव्हा मुंबईमध्ये 140 पेक्षा जास्ती मराठी शाळा बंद झाले होते. मराठी स्कूलमध्ये जाणारे जो विद्यार्थी आहेत त्यांची संख्या 40% कमी झाला होता. मुंबईमध्ये विकासाच्या नावाने काही तुम्ही केला नाही. शिक्षा जो स्कूलचा सिस्टम आहे तो बर्बाद केला तुम्ही. हॉस्पिटलमध्ये लूट केला. तर लूट करण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा मुंबई महानगरपालिका पाहिजे यासाठी तुम्ही अमित शहाला एनाकोंडा सांगता. अमित शहाने सांगितलं आहे की ट्रिपल इंजनची सरकार पाहिजे मुंबईमध्ये. म्हणजे देशात एनडीएची सरकार, महाराष्ट्रात एनडीएची सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकामध्ये पण एनडीएचा महापौर बसेल, जेणेकरून मुंबईमध्ये विकासाचा जो कार्यक्रम आहे तो एकदम चालू राहणार आणि मुंबईमध्ये एक सर्व लोकांच्या कल्याणासाठी योजना आम्ही राबवणार. आता संजय राऊत यांनी सांगितलं की एकनाथ शिंदे यांना पंधराच्या पिल्लू आहे. संजय राऊत म्हणजे एक चुतिया माणूस. नोट करा आणि दाखवा. तो म्हणजे एक भयंकर चुतिया माणूस आणि त्यांच्या चुतियापामुळे त्यांचा पक्ष संपलेला आहे. त्यांनी शरद पवारचा पक्ष पण संपून दिला, त्यांना काँग्रेस पण संपून दिला. त्यांच्यामुळे उबाठाचे प्रमुख हिंदुत्व सोडून काँग्रेस बरोबर गेले आणि संपले. तो असा चुतिया माणसाचा जो काही प्रतिक्रिया आहे त्याच्यावर आम्ही काही जास्त बोलत नाही. आता महाराष्ट्रात मोस्ट हेटेड पर्सन जे काही आहे त्याचं नाव संजय राऊत. 1 तारखेला मनसे निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आंदोलन करणार आहेत. त्याच्यामध्ये सर्व विरोधी पक्ष नेते सहभागी होणार आहेत. 1 नोव्हेंबरचा जो मोर्चा तुम्ही निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर काढता, राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर काढता, याच्यापेक्षा तुमच्याकडे जे काही पुरावा आहे तो लेखी स्वरूपात तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे पाठवा आणि त्यांच्या जाब विचारा तुम्ही. याच्यापेक्षा तुम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये जा आणि सुप्रीम कोर्टमध्ये एक वकील उभे करून तुम्ही जज साहेबांना सांगा, न्यायालयाने सांगा की आता आम्हाला मतदार यादीवर भरोसा नाही आहे, यामुळे निवडणुकी पुढे ढकलला पाहिजे आणि लेट द सुप्रीम कोर्ट टेक फायनल डिसिजन. पण हा जो एक मोर्चा काढण्याचा जो पॉलिटिकल स्टंट आहे तो स्टंट मधून काहीही निघून येईल नाही. तीन बार बोला चलो ना. है 4 बार बोला. हम बोलतो ना नहीं पहले. हाँ
हिंदी में ब्रीफ करते हैं। पहले कुछ महीना पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मतदाता सूचियां हैं, उन सूचियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए गए हैं, इस प्रकार का एक फेक नैरेटिव शुरू किया गया था। राहुल गांधी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे। हालांकि जिस जिस फेक वोटर के बारे में उन्होंने सवाल उठाया, वो सभी बाहर आकर के बताए कि हमने ऐसा कोई फेक काम किया ही नहीं। आज उनका पूरा फेक नैरेटिव एक्सपोज हो गया। उन्होंने ही कहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में 72 लाख वोट बढ़ गए थे। बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी, बोला 50-55 लाख वोट बढ़ गए। उसके बाद कहीं बोला 40-42 लाख वोट बढ़ गए, फिर कहीं बोला 24 लाख वोट बढ़ गए। तो उनको खुद ही पता नहीं कितने वोट बढ़े। सच यह है कि यह कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस जब हारने के बाद इतना परेशान हो गई थी कि उस परेशानी से निकलने के लिए एक फर्जी नैरेटिव चलाने का प्रयत्न किया और वोटरों के दिमाग में एक फर्जी प्रश्न खड़ा करने का प्रयत्न किया। और उसी जाल में महाराष्ट्र के भी विरोधी पक्ष फंसते दिख रहे हैं। और इसीलिए उबाठा के युवराज परसों 2-3 दिन पहले राहुल गांधी की तरह एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के लिए उतरते हैं और बताते हैं कि उनके वर्ली विधानसभा क्षेत्र में 11,000 नए वोटर ऐड किए गए थे लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर विधानसभा चुनाव के पहले तक। अब बोला ये सब फेक है। उन्होंने कहा एड्रेस बताया जिसमें बताया कि यहां पर 38 वोटर एक ही जगह पे, कोई एक एड्रेस बताया जहां बताया कि 98 वोटर एक ही जगह पे। उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री है, रेस्टोरेंट है मुंबई में, जहां काम करने वाले जो कामगार होते हैं उसी एड्रेस पे अपना नाम रजिस्टर कराते हैं, वहां सब रहते हैं। ऐसा नहीं होता उनके पास तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसी तरीके से कई अवैध झोपड़े होते हैं, उन झोपड़ों में रहने वाले जो लोग होते हैं या उनके भाड़ोतरी जो होते हैं, किराएदार जो होते हैं, वो लोग आते जाते रहते, अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा लेते हैं, लेकिन सबके सब वोट करते हैं ऐसा नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे यहां मतदाता सूचियां एकदम पवित्र हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, हम कोई नहीं मानते ऐसा। मतदाता सूचियों में कुछ खराबियां हैं और उसको दूर करना चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी मतदाता सूची में खराबी करने के पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का षड्यंत्र है और चुनाव आयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे सब कर रही है, यह सोच गलत है। यह एक तांत्रिक टेक्निकल गड़बड़ी है, मशीन का दोष है, कंप्यूटर का दोष है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। और ऐसे एरर, ऐसे त्रुटियों की पहचान होनी चाहिए और उनको दूर करने का अभियान शुरू होना चाहिए। और इसी को दूर करने के लिए बिहार में SIR लागू की गई थी। हिंदुस्तान के लगभग 12 राज्यों में भी SIR लागू होने जा रहा है। जब SIR वहां लागू किया गया और बताया चुनाव आयोग ने कि बड़े पैमाने पर यहां पर अवैध वोटर हैं, तो सबने कहा कि हमारे वोटर का नाम काट रहे हैं। जोरदार विरोध किया, यहां से भी विरोध हुआ, कांग्रेस ने विरोध किया, बिहार की पार्टियों ने विरोध किया, विरोधी पक्ष के नेताओं ने। और आखिरकार कहते हैं 60-65 लाख के आसपास वोटर निकाले गए। सभी जानते हैं किसी जेन्युइन वोटर के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया है और कर भी नहीं सकते। लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि एक एक वैध वोटर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो, अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करे। तो हम यह मानते हुए जो उबाठा के युवराज ने जो सवाल उठाया है, उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ, वोटर बढ़ गए, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर विधानसभा चुनाव 2024 के बीच पूरे मुंबई में लगभग 2 लाख नए वोटर ऐड हुए। एग्जैक्ट फिगर इज 1.98 लाख। एवरेज निकालेंगे तो हर विधानसभा में 5,500-6 हजार वोटर पड़े हैं। ये 18 वर्ष की उम्र के भी बच्चे हो सकते हैं, 18 वर्ष जिनका पूरा हुआ। इसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में पहले से नहीं है या कहीं और से आके बसे हैं। जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनाव आयोग की तरफ से नए वोटर को एनरोल करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाता है और यह अभियान तारीफ करने लायक है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब एक एक वोटर इस प्रक्रिया में शामिल होगा। और जब चुनाव आयोग अभियान शुरू करता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में मतदारों का, वोटरों का, मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करते हैं। उनके पार्टी के भी लोग शामिल होते हैं इसमें।
जो युवराज हैं उनकी पार्टी के भी लोग शाखे शाखे में नए वोटर इनरोल करने के काम में लगते हैं। कांग्रेस के लोग भी लगते हैं, हम भी लगते हैं, सब लगते हैं। और उसका नतीजा यह होता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000, 10,000, 12,000 वोट बढ़ जाते हैं। यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और यही वजह है कि मैं मुंबई में बताना चाहूंगा कि सिर्फ वर्ली में वोटर बढ़े ऐसा नहीं है। अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच मुंबई के सभी लोकसभा क्षेत्र में वोटर बढ़े हैं। मुंबई उत्तर मुंबई में 42,330 वोट बढ़े, मुंबई नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में 40,665 वोट बढ़े, और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में 41,015 वोट बढ़े, मुंबई नॉर्थ ईस्ट में 27,051 वोट बढ़े, मुंबई साउथ में 25,790 वोट बढ़े, और इसी प्रकार साउथ सेंट्रल में 21,626 वोट बढ़े। और जब ये लोकसभा क्षेत्र में वोट बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में विधानसभा क्षेत्रों में भी वोट बढ़ते हैं। हां, इसमें अगर कोई वोटर आपको लगता है कि दोषपूर्ण है और फेक है, गलत है या रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल इनको आइडेंटिफाई करिए, इसको शिनाख्त करिए और चुनाव आयोग के सामने ऑफिशियली रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे फर्जी वोटरों के नाम डिलीट करें, लेकिन जब तक आप एग्जैक्ट फैक्ट और सबूत चुनाव आयोग के समक्ष नहीं देंगे तब तक चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वर्ली में वोट बढ़े और आप कहते हैं कि फेक वोटर आए हैं, तो फिर आप चुनाव कैसे जीत गए? पूरे मुंबई में उबाठा के 10 विधायक चुन के आए और 10 विधायक उन मतदाता सूचियों से चुन के आए हैं जिसके बारे में उबाठा कह रही है कि इसमें दोष है, इसमें कमी है। मतलब अगर मतदाता सूचियों में घोटाला हुआ है, गड़बड़ है, सारे के सारे वोटर फेक हैं, तो आपको एक नैतिक आधार लेना चाहिए। नैतिकता का तकाजा यह है कि आपको कहना चाहिए कि जिन मतदाता सूचियों के वोटर से हम चुन के आए हैं मतदाता सूचियां गलत हैं, दोषपूर्ण हैं, इसलिए मेरा चुनाव दोषपूर्ण है, हम सब राजीनामा देते हैं, रिजाइन करते हैं। क्या हिम्मत है उबाठा के युवराज उनके तमाम विधायकों में कि मतदाता सूचियों में अगर दोष है तो दोष के आधार पर नैतिकता के आधार पर एक स्टैंड ले और कहें कि हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, और जब तक मतदाता सूचियां दुरुस्त नहीं होती, उनमें सुधार नहीं होता, उनका शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, और एक बार मतदाता सूचियां शुद्ध हो जाएंगे तभी चुनाव लड़ेंगे। क्या उनमें हिम्मत है? कि हमारा सवाल है। उबाठा के प्रमुख ने इसी विषय पर आने वाले पिछले दिनों एक बात कही कि जब तक मतदाता सूचियों में सुधार नहीं होता मैं देखता हूं यहां चुनाव कैसे होता है। मतलब आप चुनाव आयोग को धमकी दे रहे, मतलब आप इस देश की सरकार को धमकी दे रहे, मतलब इस देश के संविधान को धमकी दे रहे। आपने हमेशा संविधान की एक लाल किताब हाथ में लेके मोर्चा निकाला, बोला संविधान खतरे में, संविधान को बचाना है, और जब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव की तैयारी हो रही है तो आप कहते हैं होने नहीं देंगे। ये गुंडागर्दी और धमकी कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला इस पे। हां, आप में अगर हिम्मत है, आप अगर सीरियस हैं, तो आप दो काम कर सकते हैं। एक, मतदाता सूचियों में कहीं भी कुछ गड़बड़ी दिख रही है आपको, तो अधिकृत तौर पर चुनाव आयोग के पास जाइए और अपना कंप्लेन करिए। चुनाव आयोग को एक्शन लेना ही पड़ेगा। दूसरा, महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं वो सारे के सारे चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि 31 जनवरी तक, अगले साल 2026 31 जनवरी तक महाराष्ट्र के सारे लोकल बॉडीज के चुनाव हमको कंप्लीट करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि चुनाव की तारीखें बदली जाएं तो यह काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, चुनाव आयोग भी नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की, लेकिन महाराष्ट्र को उसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो उसमें 2-4 महीने लग जाएंगे, और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता। आप अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना चाहते हैं, तो भाई आपसे हमारा निवेदन है कि ये फेक नैरेटिव चलाने और झूठ बोलने से बेहतर है आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े
वकील है वहां पे जो जिनसे आजकल आपकी दोस्ती है, उन वकीलों को खड़ा करिए और सुप्रीम कोर्ट में निवेदन करिए और दिखाइए कि मतदाता सूचियों में इस प्रकार के दोष हैं, इस प्रकार के फेक वोटर्स हैं और इन वोटरों की वजह से चुनाव जो होगा वो गलत होगा, इसलिए आप चुनाव टालिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट डेट बदलता है, तारीख बदलता है, तो हमें स्वीकार होगा। लेकिन ऐसे ही 1 नवंबर को मोर्चा निकाल रहे, कहां निकाल रहे मोर्चा भाई? चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग पे मोर्चा निकाल के आपको क्या मिलेगा? अब बस लोगों के दिमाग में एक सवाल खड़ा करेंगे, इससे बेहतर होगा चुनाव आयोग के पास आप अपने सबूत पेश करें। मोर्चा निकालने से बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं है, चुनाव आयोग में अपनी बात रखनी नहीं, सिर्फ एक फेक नैरेटिव चलाना। हम इसका निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और साफ साफ शब्दों में करते हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है और जीतना है तो लोगों के बीच जाइए। आज आपको लग रहा है कि महायुति का काम इतना जोरदार चल रहा है कि अगला चुनाव आप बुरी तरह से हार सकते हैं, और हारने से पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी मतदाता सूचियों को दोष देते हैं। ऐसे फालतू का धंधा, मूर्खतापूर्ण धंधा करना बंद करिए। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से वर्षा गायकवाड़ ने कल छठ मैया के पर्व के दौरान उन्होंने कहा सरकार को की टीका प्रत्याख्यान करते हुए कहा कि वोट चोरी बंद करे, लेनिए पर घोटाला बंद करे, किस नजरिए? कांग्रेस ने एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार में कांग्रेस के लोगों ने कहा टिकट चोर गद्दी छोड़। वहां टिकट बेचने में करोड़ों रुपए खाए बिहार में कांग्रेस के नेताओं ने, तो इनका नारा तो जहां से शुरू होता वहीं बदल गया है। एक फर्जी बात है ये। कम से कम छठ पूजा पे आके इस प्रकार की राजनीतिक बात उनको नहीं करनी चाहिए, मैं उसका निषेध करता हूं। हां, आपको कुछ कमी दिख रही है पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, तो आपको अधिकार है एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते उसको उजागर करने का, लेकिन उजागर करने के लिए आपको पुरावा देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, कोई प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ है नहीं, सिर्फ ऐसे ही नारेबाजी। इन्हीं नारेबाजियों के चक्कर में वो बर्बाद हो चुके, अभी और आगे बर्बाद। जिस तरह से अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, उनका अपमान उद्धव ठाकरे साहब ने किया, ये बहुत ही शर्मनाक किस्म का बयान है। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संस्कृति रही है उसमें हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने में भी एक सभ्यता का पालन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उबाठा के प्रमुख ने देश के गृह मंत्री को एनाकोंडा बोला, सबसे खतरनाक सांप का दर्जा दिया, वो बहुत ही भद्दी गाली है और इसका हम निषेध करते हैं। और ये अच्छी बात महाराष्ट्र की राजनीति के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने एनाकोंडा बोला, बीजेपी के लोगों ने उनका अजगर बोला। हमारे नेता ने भी सवाल उठाया कि आप जो एक सांप की तरह मुंबई के मनपा की तिजोरी पर कुंडली मारकर 25 वर्षों तक बैठे थे, उसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? मुंबई को लूटना। आपने खिचड़ी घोटाला किया, मीठी नदी का घोटाला किया, और आपने कोविड के समय जब लोग मर रहे थे तब आपने घोटाला किया। तो यही घोटाला करने के लिए एक बार फिर से आपको मुंबई चाहिए? नहीं, मुंबई के लोगों ने फैसला कर लिया है। गृह मंत्री के स्टेटमेंट को लोगों ने गंभीरता से लिया। ट्रिपल इंजन की सरकार मुंबई में होगी। दिल्ली में एनडीए की सरकार है, मुंबई महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, मुंबई मनपा में भी एनडीए का मेयर बैठेगा, और मुंबई में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें और तेजी लाई जाएगी, और एक एक मुंबईकर को एक अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल और अच्छी सड़कें मिलेंगी। जिस तरह से चुनाव संजय राउत ने भी आपके पार्टी के नेता के लिए शब्द का प्रयोग किया, इस पर क्या कहना चाहिए? इस तरह से संजय राउत ने बयान दिया। मैंने पहले ही कहा मराठी में कि संजय राउत मतलब एक बहुत बड़ा चूतिया आदमी है। ऐसे चूतिए लोगों की बातों पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसने जो चुतियापा किया उसके चक्कर में उसकी पूरी पार्टी खत्म हो गई। उसने कांग्रेस को खत्म कर दिया, उसने शरद पवार जी की पार्टी को खत्म कर दिया, और उसकी वजह से जो बाला साहब जी के वारिस होने का दावा करते हैं, उन्होंने बाला साहब जी को भी धोखा दिया और हिंदुत्व को भी नकारा है। तो ऐसे चूतिया लोगों के स्टेटमेंट के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। सर, आपने ये एक शब्द का 4 बार उपयोग किया, ये जानबूझ के उद्देश्यपूर्ण किया? उद्देश्यपूर्ण किया, जानबूझ के किया, क्योंकि वो व्यक्ति इसी लायक है। सर, आदित्य ठाकरे ने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें कुछ जगहों के एग्जांपल लिए, खास करके अपने बड़े क्षेत्र के, वहां एक घसीटा राम हलवाई का एक क्षेत्र का जिक्र किया, जहां एक जगह पर दावा किया कि यहाँ पे 46 मतदाता इस एकमात्र पते पर है। दूसरा एक छोटी सी खोली कमरे का दृश्य दिखाया और किया कि यहाँ पर 38 मतदाता है।
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ तमाम रिपोर्टर्स पड़ताल करने गए, उन्होंने पाया कि वहाँ दुकान हलवाई में काम करने वाले लोग वहाँ पर हुआ करते थे, फिलहाल वो मिठाई का कारखाना नहीं। आपने सवाल का जवाब खुद दिया है, फिर भी मैं इसको रिपीट करता हूं। घसीटाराम हलवाई जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट चलाने वाले या दुकान चलाने वाले लोग मुंबई में धंधा करते हैं और उनके यहां बड़े पैमाने पर कामगार लोग काम करते हैं। और ऐसे कामगार लोग चूंकि वहां काम करते हैं, इसलिए जब वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो अपना एड्रेस उसी जगह को दे देते हैं। तो अब घसीटाराम हलवाई के पते पर 38 वोटर या 34 वोटर, वो वोटर फर्जी नहीं है। वहां काम करने वाले कामगार भारत के वैध नागरिक हैं और वैध नागरिक होने के नाते उन्होंने उस पते पर अपना नाम रजिस्टर कराया हुआ है। और ऐसे वैध मतदाताओं को अगर आप फेक कहते हैं, इसका मतलब आपकी पूरी बुद्धि फेक हो गई है। जिस झोपड़े की बात आप कर रहे हैं, ऐसे मुंबई में हजारों लाखों झोपड़े हैं जो अवैध हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर कामगार रहते हैं, मजदूर रहते हैं, प्रवासी मजदूर रहते हैं और वो लोग उसी एड्रेस पे अपना नाम रजिस्टर कराते हैं। लेकिन चूंकि उस झोपड़े की अपनी कोई पहचान नहीं है, तो आसपास का कोई एरिया होता है, उससे उसको कनेक्ट करके उसकी पहचान बना दी जाती है। इसका मतलब वह व्यक्ति उस बिल्डिंग में रहता है और एक ही फ्लैट में या एक ही बिल्डिंग में इतने फर्जी वोटर है, यह एकदम झूठा मिथ्या प्रचार है। सर, जिस तरह से आपने चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे ने धमकी दिया है कि हम चुनाव नहीं होने देंगे, किस तरह से? उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा है कि मतदाता सूचियों में बहुत बड़ा दोष है, बहुत सारे फेक वोटर हैं और जब तक इसको दूर नहीं किया जाता तब तक आप चुनाव टालिए, और अगर आप चुनाव नहीं टालेंगे तो मैं देखूंगा कि ये चुनाव कैसे कराते हैं। मैं मतलब क्या होता है? आप क्या इस देश के चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं? इस देश की सरकार को धमकी दे रहे हैं? इस देश के संविधान को धमकी दे रहे हैं? इस तरह के धमकी की भाषा में कोई आने वाला नहीं है। उनकी जानकारी के लिए मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 31 जनवरी 2026 से पहले सारे चुनाव पूरे हो जाने चाहिए और अगर इस तारीख में कोई बदलाव करना है तो सरकार नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और अगर आपको लगता है मतदाता सूचियां दोषपूर्ण हैं, इसमें बड़े पैमाने पर फेक वोटर्स हैं, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने सबूत रखिए और अपने पूरे आरोपों को साबित करिए और सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि वो तारीख बदल दे। लेकिन यह कहना कि अगर तारीख नहीं बदलेगी तो हम चुनाव नहीं होने देंगे, ऐसी धमकियों में आज की सरकार नहीं आती है। नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार जो अपनी तरफ से प्रोजेक्शन दिया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया है, सानी को उप मुख्यमंत्री बनाया है, कह रहे हैं कि कभी कोई मोहम्मद का बेटा जो है मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, बिहार का उप मुख्यमंत्री जब 17% मुसलमान है तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बात एक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग या महागठबंधन के लोग उप मुख्यमंत्री की रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं, उसमें सबको अपना अपना हक चाहिए। आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको मुख्यमंत्री के नाम पर घोषणा की गई और उनके साथ साथ जो साहनी साहब है, जिनके पास 2 या 2.5% वोट है, उनको उप मुख्यमंत्री बनने के लिए घोषित कर दिया गया। अब जो बिहार का जो लगभग 16-17% जो मुस्लिम वोटर है, जिसमें हमेशा बीजेपी के नाम पे डर दिखा दिखा करके लालू यादव अपने पास वोट लेते थे, अब वो समाज अगर पूछ रहा है कि भाई हमको कब मिलेगा वो हक, तो मुझे लगता है कि बड़ा वाजिब किस्म का प्रश्न है। और ये चुनौती है महागठबंधन को कि अगर उनमें हिम्मत है तो मुस्लिम समाज से कौन उप मुख्यमंत्री होगा, इस बात का, इस नाम की घोषणा वो करें। सर, एसआईआर को लेकर जो है टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे हैं कि अगर एक भी नाम वेस्ट बंगाल से वोटर लिस्ट से हटा तो उनके जो लाखों कार्यकर्ता हैं उसको लेकर वो जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का घेराव करेंगे। खुलेआम धमकी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं और उन्होंने अपने नाम फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में डलवा रखे हैं
एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू होगी वहां पे, तो ऐसे तमाम फर्जी और अवैध बांग्लादेशी नागरिक या रोहिंग्या नागरिक हों, ऐसे तमाम फर्जी लोगों के नाम वहां से डिलीट करने हैं। एक एक फर्जी वोटर का नाम डिलीट किया जाएगा और पश्चिम बंगाल के जो सांसद आप बता रहे हो वो या उनकी पूरी सरकार कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही धमकियां बिहार में दी गई थी। आखिरकार 60-65 लाख फर्जी मतदाता पाए गए। बिहार से ज्यादा फर्जी मतदाता पश्चिम बंगाल में पाए जाएंगे। एक बार एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और छानबीन शुरू होगी तो पता चलेगा। टीएमसी को इसलिए जलन हुई है, उनके अंदर आग इसलिए लगी है कि उनका वोटर ही बांग्लादेशी है। ममता दीदी जो उप मुख्यमंत्री जो बनती हैं वहां की, उनकी पार्टी जो चुनाव जीतती है उसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट अपना योगदान देता है। अब उनको डर लग रहा है कि जो विदेशी नागरिक पश्चिम बंगाल में छुप करके घुस करके उनको मदद कर रहे हैं, वो मदद उनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए इस प्रकार की धमकी की भाषा का इस्तेमाल किया जाए और ऐसी धमकियों में सरकार नहीं आती है। सर, एक सवाल बिहार इलेक्शन से और जुड़ा हुआ है कि तेजस्वी सीधे हमला कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन से उसे बना दिया गया है, लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, एनडीए की तरफ से अब तक इसका जो है घोषणा नहीं हुआ है, क्योंकि अमित शाह ये बात कह रहे हैं कि नेतृत्व में भले नीतीश कुमार के लड़ेंगे, लेकिन उनके जब विधायक बैठेंगे जीत कर तो फिर उसके बाद नेता तय किया जाएगा मुख्यमंत्री। देखिए, एनडीए की तरफ से साफ साफ शब्दों में चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले घोषणा की जा चुकी है कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। उनके पार्टी के कई सांसदों ने सरेआम मंचों से घोषणा की है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। और नीतीश कुमार की वजह से बिहार में आज प्रगति हुई है। बिहार में जो आपको विकास का एक नया मानदंड स्थापित होते हुए दिखता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार के नेतृत्व का है। और नीतीश कुमार का नेतृत्व पूरे एनडीए को बिहार में स्वीकार है। और इसलिए जब एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री होता है, इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होता है, तो उसका नाम अलग से घोषित करने की कोई परंपरा नहीं होती है। रह गई बात विधायकों की, विधायक दल की, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और अमित शाह जी ने इस संवैधानिक प्रक्रिया की याद दिलाई थी बिहार के लोगों को। आखिरी सवाल सर, 1 नवंबर को विपक्ष के नेता लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं महाराष्ट्र, जिसमें एमएनएस भी शामिल हो रही है, और अब कह रहे हैं गुरुवार को राज ठाकरे खुद वोटर लिस्ट में किस तरीके से गड़बड़ी की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, उसका वो खुलासा करेंगे, जिस तरीके से आदित्य और राहुल गांधी ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इसको किस तरीके से? मैं महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन के जो सभी विरोधी पक्ष के नेता हैं उन्हें और मनसे के प्रमुख को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ है, तो इसके खिलाफ राज्य चुनाव आयोग के दरवाजे पर उसके खिलाफ मोर्चा निकालने का कोई अर्थ नहीं है। यह महज पॉलिटिकल स्टंट है आपका। अगर आप सीरियस हैं तो एक एक त्रुटि को आइडेंटिफाई करिए और लिखित स्वरूप में चुनाव आयोग के पास शिकायत करिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हर फेक वोटर का नाम उनको निकालना ही पड़ेगा। अगर कोई रिपीटेड वोटर, उसका भी नाम निकालना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप सीरियस हैं इस मुद्दे को लेके, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने सारे सबूतों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखिए और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करिए कि जो चुनाव 31 जनवरी 2026 तक होने हैं, वह चुनाव इसलिए आगे कर दीजिए ताकि मतदाता सूचियों में जो ये व्याप्त त्रुटियां हैं उनको दूर किया जा सके। लेकिन जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल न करके महज लोगों के दिमाग में फर्जी बातें डालने के लिए इस प्रकार का मोर्चा के नाम पे पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है, जिसका हमारा जोरदार विरोध है। सर, नुकताच एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली। यानंतर काल रोहित पवार यांच्याकडे एक वक्तव्य आलंय की ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे हे वारंवार पंतप्रधान मोदींना भेटायला जातात, यांचं येणाऱ्या काळात लोटस 2 होऊ शकतं। आमचे पक्षाचे मुख्य नेते
श्री एकनाथ शिंदेजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत. एनडीए घटक दल मध्ये एनडीए मध्ये एक मोठा घटक दल म्हणून ते काम करतात. देशात जो सरकार आहे एनडीएची सरकार, त्याच्यामध्ये आमचा पक्ष एक मोठा घटक दल आहे. आणि यामुळे प्रत्येक मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री किंवा एनडीए घटकचे जो प्रमुख नेते असतात ते पंतप्रधानाशी भेटतात. आणि तो सदिच्छा भेट पण होऊ शकतो, शिष्टाचार भेट पण होऊ शकतो. आणि यासाठी आमचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी दिवाळी निमित्त भेट करण्यासाठी गेले होते. त्या 2-3 दिवसापूर्वी चंद्राबाबू नायडू पण आले होते. तो चंद्राबाबू नायडू का लोटस 3 होणार का मला सांगा. प्रत्येक राज्यामध्ये जे एनडीएचे सहकारी आहेत ते दिल्ली जातात आणि अमित शहाजी बरोबर, भाजपचे जो प्रमुख आहेत त्यांच्या बरोबर, नाही तर पंतप्रधानाबरोबर चर्चा करतात, भेटीगाठी करतात. हा एक राजनीतिक शिष्टाचारचा हिस्सा आहे. साहब, कांग्रेस के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के जो पवन सिंह है, कार्यालय के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कई बार सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, उनके असुरक्षा से कभी भी कुछ हो सकता है, इसके जिम्मेदार सरकार होगी. और जबकि साल भर में 113 बार विदेश राहुल गांधी जा चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था को जानकारी नहीं. आप किस नजरिए से? राहुल गांधी खुद अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं. आपने सही कहा, जब विदेश दौरे पे होते हैं तो पता नहीं उनका कौन सा गोपनीय दौरा होता है, कौन सा सीक्रेट टूर होता है, कि कभी भी भारत सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराई गई सुरक्षा है उस सुरक्षा को स्वीकार नहीं करते. तो अगर उनकी सुरक्षा को इतना खतरा है तो कम से कम गोपनीय दौरों से बचें और सुरक्षा में तैनात कर्मियों के बीच आराम से जो भी राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना है हिस्सा लें. लेकिन इस प्रकार की बातें करना कि उनकी सुरक्षा में जानबूझ कर चूक की जा रही, कोई नहीं, वो खुद ही खिलवाड़ करते रहते हैं. चलो, जो सवाल किया गया था हाँ. कि आपकी पार्टी एकनाथ शिंदे के जो अभी दिल्ली में गए हुए थे, दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करके आए हैं. संजय राउत कह रहे हैं कि पार्टी का विलय हो जाएगा महानगर पालिका के चुनाव के बाद. एक वार्निंग दी गई थी, उसकी घबराहट के चलते ही वो गए थे दिल्ली दरबार में सजदा करने के लिए. क्या संजय राउत जैसे मूर्ख, और अगेन बोलता हूं चूतिया आदमी 2022 से क्या क्या स्टेटमेंट दिया जरा ध्यान दीजिए. 2022 में जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने तो बोला 1 महीने में सरकार गिर जाएगी. 1 महीना निकल गया, फिर बोला 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, फिर बोला अगले 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, और सरकार पूरे 2.5 साल तक चली. अब हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री है, एनडीए के एक अरेंजमेंट कहते हैं. अब क्या बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी का विलय हो जाएगा. ये जैसे पहले झूठ बोलते थे वैसे ही झूठ बोल रहे हैं. शिवसेना पूरे दम खम के साथ भाजपा के साथ खड़ी है. हम अपने मतदाताओं के ऊपर, अपने पार्टी के संगठनात्मक क्षमता के ऊपर दिन रात काम करते हैं. हमारी पार्टी पूरी मजबूती से महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है. और आने वाले दिनों में जब तक हमारी पार्टी की ताकत मजबूत नहीं होती तब तक एनडीए की भी ताकत मजबूत नहीं होगी. इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं. सवाल ही नहीं उठता. आप जो रोज झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने से बाज आए. आपकी पार्टी कब कांग्रेस में विलय कर लेगी इसकी चिंता करिए आप.